म्यांमार में जब सेना तख्ता पलट के लिए बख्तर बंद गाड़ियों के साथ निकल रही थी, तब ये लड़की मस्त होकर अपना डांस कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस लड़की को कुछ भी नहीं पता है, और पता भी है तो शायद कोई चिंता नहीं। सवाल है, म्यांमार की सीमा कितने देशों से लगती है? इसका जवाब आप सब कमेंट सेक्शन में जाकर दीजिए। मैं इस वीडियो के अंत में इस सवाल का जवाब दूंगा। जय राम दोस्तों, मेरा नाम गंगा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं वॉच न्यूज। हर एक मुद्दे पर सटीक विश्लेषण करने का काम करते हैं। तो चलिए म्यांमार में तख्ता पलट की कहानी भारत के नजरिए से देखते हैं। इस तख्ता पलट के बाद भारत पर क्या असर पड़ेगा और इस मुद्दे पर भारत का क्या स्टैंड है, दुनिया के देश क्या चाहते हैं और कौन तख्ता पलट के समर्थन में खड़ा है। ये हमारा प्यारा भारत है और हम दुनिया को मैप के जरिए जब भी देखते हैं तो भारत भी म्यांमार के साथ सीमा साझा करता हुआ दिखाई देता है। भारत और म्यांमार के बीच 1640 किलोमीटर की लंबी सीमा है। इस सीमा पर किसी तरह का बंदोबस्त नहीं है, मतलब जैसे यलोसी पर बाड़ लगाकर एक दूसरे देश में आने जाने से रोकने का काम करते हैं, वैसी फेंसिंग म्यांमार की सीमा पर नहीं है। इस सीमा पर कई कबायली गुट हैं जो म्यांमार सरकार और भारत के खिलाफ काम करते हैं। पूर्वोत्तर भारत में शांति बहाली में म्यांमार भारत को सपोर्ट करता आया है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब अलगाववादी गुट भारतीय सीमा में किसी तरह का विवाद खड़ा करते हैं तो म्यांमार सेना उनको पकड़कर और भारतीय सेना को सौंपने का काम करती है। ये दोनों देशों के रिश्तों की कहानी है। लेकिन तख्ता पलट की नौबत क्यों आई? दरअसल नवंबर 2020 में म्यांमार में चुनाव हुए। इन चुनावों में आंग सान सूची की पार्टी एनएलडी को 80% वोट मिले। इन नतीजों के बाद सेना के समर्थन वाली विपक्षी पार्टी ने चुनाव में धोखाधड़ी का आरोप लगाया। यह कुछ वैसा ही आरोप है जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी चुनाव के दौरान बिना सबूतों के आधार पर गड़बड़ी का आरोप लगाया था। वैसे म्यांमार की संसद में सेना का दखल रहता है, क्योंकि 2008 के एक संविधान संशोधन के बाद 25% सीटों का अधिकार सेना को दे दिया गया। इसके साथ ही गृह रक्षा और सीमाओं से जुड़े मंत्रालय भी सेना के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसके बावजूद कार्यकारी राष्ट्रपति मिन स्वे ने बिना सबूतों वाले धोखाधड़ी के आरोपों को आधार बनाकर आपातकाल की घोषणा कर दी। ऐसा भी नहीं लगता है कि आंग सान सूची को मिली 80% वोटों के बाद वो संविधान संशोधन कर सकती थी। इसके आसार ना के बराबर थे, क्योंकि ऐसा करने के लिए सदन में 75% समर्थन की जरूरत है, जो अब तक संभव नहीं है, क्योंकि अब तक सेना के पास संसद में 25% वोट हैं। तब तक संविधान संशोधन कर पाना म्यांमार के लिए मुश्किल होगा। भले ही भारत का मानना यह हो कि म्यांमार के साथ हमारे रिश्तों में ज्यादा बदलाव नहीं आएगा, लेकिन ये सच है कि म्यांमार की प्रधानमंत्री आंग सान सूची जेल में बंद हो गई हैं और सेना की कमान संभालने वाला जनरल तानाशाह बनकर सत्ता की कमान संभाल रहा है। सैन्य तख्ता पलट के बाद सेना का जनरल मेग ओंग म्यांमार में सबसे ताकतवर व्यक्ति बन गया है, जो इसी साल जुलाई में रिटायर होने वाले थे। मिगोंग पर 2016-17 में उत्तरी रखाइन स्टेट में रोहिंग्या समुदाय के लोगों का नरसंहार करने का आरोप लगा है, जिसकी वजह से रोहिंग्या मुस्लिम म्यांमार छोड़कर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में शरण लेने को मजबूर हो रहे थे। इसकी चर्चा भी भारत में हो रही थी, क्योंकि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में रोहिंग्या समुदाय के मुसलमानों की संख्या बढ़ रही थी। म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के नरसंहार पर अगस्त 2018 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने म्यांमार सेना के कमांडर इन चीफ मिग ओंग समेत शीर्ष जनरलों के खिलाफ जांच की मांग की थी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के इस बयान के बाद फेसबुक ने उनका अकाउंट डिलीट कर दिया। इसके साथ ही उन सभी लोगों और संस्थाओं का भी अकाउंट डिलीट कर दिया गया जिनके बारे में कहा गया कि उन्होंने म्यांमार में मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन किया है या करने में एक भूमिका अदा की है। जबकि अमेरिका ने साल 2019 में और ब्रिटेन ने जुलाई 2020 में मिग ओंग पर प्रतिबंध लगा दिया।
अब जब म्यांमार में तख्ता पलटकर मिग ओंग तानाशाह बन गया तो एक बार फिर अमेरिका, ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र की ओर से म्यांमार की सेना की आलोचना की गई, गिरफ्तार नेताओं और लोगों को रिहा करने की मांग की गई और लोकतंत्र बहाली का दबाव बनाने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने म्यांमार पर नए प्रतिबंध लगाने की धमकी दी है, जिसका प्रपोजल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने यूएन काउंसिल में पेश किया है। इसको लेकर इमरजेंसी सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग भी बुलाई गई, जिसके 5 परमानेंट मेंबर हैं। उनमें चीन, फ्रांस, रशियन फेडरेशन, ब्रिटेन और अमेरिका हैं। लेकिन चीन और रूस ने म्यांमार पर लगाए जाने वाले प्रतिबंध के प्रपोजल पर वीटो लगा दिया है। अब आपके मन में सवाल होगा कि इसमें इंडिया भी तो है, लेकिन भारत 15 अस्थायी सदस्यों की श्रेणी में है जिसे वीटो का अधिकार नहीं है, लेकिन उनके वोटिंग से कोई फैसला बदलने वाला भी नहीं है। मतलब जब वैश्विक शक्तियां म्यांमार के तख्ता पलट के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की धमकी दे रही हैं, तब भारत की ओर से म्यांमार के तख्ता पलट पर सधी हुई प्रतिक्रिया सामने आई है। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि म्यांमार का घटनाक्रम चिंताजनक है। म्यांमार में लोकतांत्रिक परिवर्तन की प्रक्रिया में भारत ने हमेशा अपना समर्थन दिया है। हमारा मानना है कि कानून का शासन और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बरकरार रखना चाहिए। हम स्थिति पर नजर रख रहे हैं। मतलब साफ है कि भारत भी वही बात कह रहा है जिसको आधार बनाकर चीन और रूस ने वीटो पावर का इस्तेमाल कर वैश्विक शक्तियों के प्रतिबंध वाली मांग को खारिज कर दिया और म्यांमार के कंसर्न को देखते और समझने की वकालत कर दी, क्योंकि म्यांमार के शासक ने 1 साल के लिए इमरजेंसी की घोषणा की है। इसके पीछे चीन का नजरिया भी है, क्योंकि भारत और चीन के लिए म्यांमार सामरिक नजरिए से एक अहम देश है और भारत म्यांमार के साथ मिलकर इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे बना रहा है, जबकि कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के साथ ही शिटवे द्वीप वाटर पोर्ट पर विशेष फोकस है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट भारत और म्यांमार के आर्थिक सहयोग की आधारशिला भी है। भारत सरकार ने इस परियोजना को मार्च 2018 में मंजूरी दी, तब इसकी लागत 535.91 करोड़ आंकी गई, लेकिन अक्टूबर 2015 में दोबारा आकलन किया गया। इसके मुताबिक मौजूदा लागत 2,904 करोड़ रुपए है। इस परियोजना में सिटवे बंदरगाह से कोलकाता की कलादान नदी के बीच 235 किलोमीटर लंबा जलमार्ग होगा और फिर 62 किलोमीटर का कालेतवा से भारत म्यांमार सीमा के बीच सड़क मार्ग होगा। कालादान परियोजना म्यांमार और भारत दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। भारत ने म्यांमार में हुए तख्तापलट पर तीखी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी है? इसके पीछे की वजह बहुत साफ है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में दिफू दर्रा है जो 4,587 मीटर की ऊंचाई पर है। इस दर्रे के पास भारत, चीन और म्यांमार की सीमाओं का एक ट्राई जंक्शन बनता है। इसकी मदद से म्यांमार तक आने जाने में आसानी होती है। इसी रास्ते से व्यापार भी होता है, लेकिन आने वाले समय में इस पास के पास चीन अपनी मिलिट्री को बिल्ड कर सकता है, क्योंकि इस पास के पास एक जमीन है जिस पर तीनों देश दावा करते हैं। बाद में म्यांमार ने 1960 में चीन के साथ एक गुप्त समझौते पर साइन कर इस जमीन को चीन को सौंप दिया। इस पर भारत ने ऐतराज जताया कि ये नहीं हो सकता है, क्योंकि हम भी एक पार्टी हैं, आपने हमसे तो ये पूछा नहीं है। तो आने वाले समय में अगर चीन इस दिफू पास के आसपास मिलिट्री बिल्ड करता है तो हैरान मत होना। और अगर म्यांमार की सेना चीन के साथ खड़ी होती है तो फिर भारत पर इस इलाके में ज्यादा दबाव बढ़ने की पूरी आशंका है। इसके पीछे चीन की मंशा है कि म्यांमार में चीन के हितों को संरक्षण देने वाली सैन्य सरकार हो, ताकि वो म्यांमार के रास्ते से बंगाल की खाड़ी तक जाने का रास्ता बना सके। यही कारण है कि भारत सरकार ने म्यांमार में हुए तख्तापलट को लेकर तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी है, क्योंकि म्यांमार में 2011 से पहले भी सैन्य सरकारें चली हैं जिसके साथ भारत सरकार ने काम किया है। ऐसे में भारत नहीं चाहेगा कि रूस की तरह म्यांमार भी चीन पर ज्यादा निर्भर हो, जिसकी वजह से भारत को मुश्किल झेलनी पड़े, क्योंकि रूस पर लगातार प्रतिबंध लगने की वजह से चीन की तरफ उसका झुकाव ज्यादा बढ़ गया और उसके कर्ज के तले रूस दबता चला गया। ऐसे में चीन जैसा चाहता है वैसे ही रूस से फैसला कराने की स्थिति में अब आ गया है। अब म्यांमार को ही ले लीजिए, अमेरिका समेत 3 देशों ने म्यांमार पर प्रतिबंध लगाने का समर्थन किया, लेकिन चीन और रूस ने इस बीच वीटो पावर का इस्तेमाल कर सैन्य शासक को संरक्षण देने का काम कर दिया, क्योंकि म्यांमार में अराकन सेना
काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी समेत 26 ऐसे गुट हैं जो लोगों को परेशान करने का काम करते हैं। ये अलगाववादी गुटों से मिलते जुलते गुट हैं। चीन इन गुटों का वित्त पोषक भी है। इसको देखते हुए भारत को और सतर्क रहने की जरूरत होगी, क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए अमेरिका प्रतिबंध लगाने में सफल नहीं हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि म्यांमार पर अमेरिका प्रतिबंध नहीं लगाएगा, जिसका फायदा चीन उठाएगा और म्यांमार को चलाने के लिए चीन फंडिंग करेगा, जिससे म्यांमार भी चीन की तरफ झुक सकता है। और अगर ऐसा होता है तो फिर भारत के लिए मुश्किल और बढ़ेगी। ऐसे में भारत सरकार को अपने हितों को देखते हुए अमेरिका का विरोध करना भी पड़े तो करना चाहिए और कर भी रहा है। भारत ने म्यांमार की नौसेना को एक पनडुब्बी दी है, जरूरत के समय सैन्य सहायता भी दी है, क्योंकि ये हमारे पड़ोसी देश हैं जिनके साथ भारत को रहना भी है और उनके हितों को देखना भी है। लेकिन अमेरिका को अपनी पॉलिसी पर विचार करने की जरूरत है। अगर वो चाहता है कि लोकतांत्रिक विचारों को मजबूत किया जाए, क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंधों के खिलाफ जाकर भी दूसरे देश अपने फैसले ले रहे हैं, वो चाहे भारत ही क्यों ना हो। भारत ने भी अमेरिका प्रतिबंधों को झेला है, लेकिन क्या भारत ने पीछे हटा? तो उसका जवाब है नहीं। रूस का उदाहरण ले लीजिए, ईरान का उदाहरण ले लीजिए। मतलब साफ है कि अब दुनिया के देशों की विचार भी बदल रहे हैं। ऐसे में अमेरिका को भी अपनी पॉलिसी बदलनी होगी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस पर अपने विचार शेयर करेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा। इसके साथ ही मैं अपने सभी वीडियो टेलीग्राम में डालता रहता हूं, तो चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। नमस्कार।